हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले आपको आगामी HPGBT कमीशन, SI कंडक्टर, JOIT पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया कि वे काल जब मानव ताम्र और पाषाण दोनों औजारों का प्रयोग करता था, उसे किस नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, ताम्र पाषाण काल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ताम्र पाषाण काल में मानव जो था वो ताम्र और पाषाण दोनों औजारों का प्रयोग करता था। इस काल में पत्थर और तांबे के औजार जो थे वो प्रयोग किए जाते थे और सिंधु घाटी सभ्यता ताम्र पाषाण काल की थी और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वे ताम्र पाषाण काल की ही थी, ये आपने याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था वे त्रिभुजाकार का था और इसका क्षेत्रफल जो था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। और इस सभ्यता की जो विस्तार अवधि थी वे 2400 BC से लेकर 1750 BC के बीच थी और इस सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वे नगर योजना थी, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविनिटी ऑफ ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता जो थे वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 156 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, अग्नि जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो आपने एक बात याद रखनी है, ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता जो थे वो कौन थे? वे इंद्र थे। अब ऑप्शन में इंद्र नहीं है तो अब आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये आपने याद रखना है। ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता जो था वो इंद्र था, जिसे पुरंदर कहा गया है, ये आपने याद रखना है। इंद्र को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? इंद्र को पुरंदर कहा गया है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। और इंद्र के बाद अग्नि और वरुण का स्थान था। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्य जैसी देवियों का भी उल्लेख है। तो ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता जो थे वो इंद्र था, ये आपने याद रखना है, जिसे पुरंदर कहा गया है। और ऋग्वेद के बाद जो स्थान आता है वे अग्नि का आता है, अग्नि के बाद वरुण का आता है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन में इंद्र नहीं था तो इसका जो राइट आंसर होगा वह अग्नि होगा, क्योंकि इंद्र के बाद अग्नि का स्थान था और अग्नि के बाद वरुण का, ये आपने याद रखना है। तो ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि चीन में बौद्ध धर्म के प्रारंभ का जो श्रेय है वो पारंपरिक रूप से किसे दिया जाता है? द इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धिज्म इनटू चाइना इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू। तो चीन में बौद्ध धर्म के प्रारंभ का जो श्रेय है वो पारंपरिक रूप से किसे दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कश्यप मतंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कश्यप मतंग को चीन में बौद्ध धर्म के प्रारंभ का श्रेय वास्तविक रूप से दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो महात्मा बुद्ध से जो जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड हैं। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वे 563 BC लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। उन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति थी वे उरुबेला में हुई थी, गया बिहार में, 35 वर्ष की आयु में। और उन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था वे सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। मृत्यु जो थी वो 483 BC में कुशीनगर यूपी में हुई थी। पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था और पिता का नाम शुद्धोधन था, ये आपने याद रखना है। माता महामाया आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे और बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो त्रिपिटक जो है वो किसकी पवित्र पुस्तकें हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो ये बौद्ध की हैं। त्रिपिटक हो गया आपका विनय पिटक, सूत पिटक और अधम्म पिटक। सूत पिटक में इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों की व्याख्या की गई है और अधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डाला गया है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ, ये भी आपने याद रखना है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। मौर्य काल के दौरान सर्वाधिक प्रयुक्त सिक्का जो था, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉइन ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड वाज। तो मौर्य काल के दौरान सर्वाधिक प्रयुक्त सिक्का जो था वो कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। कर्षपना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कर्षपना जो है मौर्य काल के दौरान सर्वाधिक प्रयुक्त सिक्का था। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं मौर्य काल के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो मौर्य साम्राज्य जो था इसके बारे में बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशीय शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना थी वह किसने की थी? वह चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आपने याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। ये भी आपने याद रखना है। और सेल्यूकस ने मैक्सनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ये भी आपने याद रखना है, तो इम्पोर्टेंट है। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वे बृहद्रथ था। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वे कौन था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वे बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। ये आपने याद रखना है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या जो थी उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अशोक के प्रशासन में राज्यों की देखभाल जो थे वो कौन करते थे? तो इन अशोक एडमिनिस्ट्रेशन राज्यों का लुकड आफ्टर। तो अशोक के प्रशासन में राज्यों की देखभाल जो थे वो कौन करते थे? क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। न्याय प्रशासन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं अशोक के बारे में। तो अशोक ने आपको पता होगा 273 ईस्वी पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, परंतु 4 साल तक गृह युद्ध में रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक जो था वो 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और उसे जीत लिया था। कलिंग युद्ध में व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। और अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण भी करवाया है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ये आपको पता होगा। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था और उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो आपने याद रखना है, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अकबर को बौद्ध धर्म की दीक्षा जो थी वो दी थी। तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। और अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली जो सफलता थी वो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। दुर्रानी वंश की जो स्थापना थी वे किसने की थी? तो द दुर्रानी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। तो दुर्रानी वंश की जो स्थापना थी वे किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो था उसने दुर्रानी वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि सूफीवाद की सुहारवादी पद्धति भारत के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? इन विच रीजन ऑफ इंडिया वाज द सुहारवादी ऑर्डर ऑफ सूफीज़म पॉपुलर। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, पंजाब और सिंध। पंजाब और सिंध सूफीवाद की सुहारवादी पद्धति भारत के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विजयनगर की वित्तीय प्रणाली का विशिष्ट लक्षण था, द स्पेशल फीचर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ विजयनगर वाज। तो विजयनगर की वित्तीय प्रणाली का जो विशिष्ट लक्षण था वे क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, बंदरगाहों से जो राजस्व जो था इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के जो एग्ज़ाम थे उनमें ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। इनको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन कोई डिराइव होता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से आपको एग्ज़ाम में।
अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा मुगल शासक पढ़ने और लिखने की कला से अवज्ञा था? विच मुगल रूलर वाज इग्नोरेंट ऑफ द आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। तो कौन सा मुगल शासक जो था वो पढ़ने और लिखने की कला से अवज्ञा था? क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, अकबर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अकबर जो था वो पढ़ने लिखने की कला से अवज्ञा था, वो जानता नहीं था पढ़ना लिखना, ये आपने याद रखना है। बात करते हैं अकबर के बारे में, थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अकबर का जो जन्म था वे 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। और अकबर का जो राज्याभिषेक था, राज्याभिषेक जो था 1556 ईस्वी में कालानौर में हुआ था। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खान की सहायता से 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया था। और 1576 ईस्वी में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी नामक नगर की स्थापना की थी और उसने प्रवेश के लिए बुलंद दरवाज़ा बनाया था। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में बनाया था। और 1582 में अकबर ने सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों को लेकर दीन ए इलाही नामक नए धर्म की स्थापना की थी। और अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध 9 व्यक्ति थे। वे कौन कौन थे? बीरबल, मानसिंह, फैजी, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, मुल्ला दो प्याजा जो थे वो अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध 9 व्यक्ति थे। अकबर की माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम था। और दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला जो प्रथम और अंतिम हिंदू शासक जो था वो बीरबल था। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। और अकबर के दरबार का प्रसिद्ध जो संगीतकार था वे तानसेन था। और अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। दसवंत और बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर की शासन प्रणाली की जो प्रमुख विशेषता थी वे मनसबदारी थी। उसके बाद अकबर की जो मृत्यु थी वे 16 अक्टूबर 1605 को हुई थी और इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं हुमायूं के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। हुमायूं जो था, हुमायूं ने राज्याभिषेक के बाद अपना राज्य अपने 3 भाइयों कमरान, अस्कारी, हिंदाल में बांट दिया था, जो राजनीतिक दृष्टि से उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसका जो प्रमुख शत्रु था हुमायूं का वह शेरशाह सूरी था। चौसा के युद्ध जो कि 1539 में लड़ा गया था, उसमें चौसा के युद्ध में पराजित किया शेरशाह सूरी ने उसे। 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में पराजित करके भारत से बाहर चले जाने के लिए बाध्य कर दिया था हुमायूं को। 1556 ईस्वी में दिल्ली के शेरमंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी और हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। ये आपने याद रखना है। और हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया था। अब बात करते हैं बाबर के बारे में। तो बाबर आपको पता है 1526 ईस्वी की पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी लिखी थी, जिसे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। और बाबर ने खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में राणा सांगा, घाघरा के युद्ध में जो कि 1529 में लड़ा गया था उसमें महमूद लोदी को पराजित किया था। और चंदेरी के युद्ध में जो कि 1528 में लड़ा गया था उसमें मेदिनी राय को पराजित किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि जो थी वो दी गई थी। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपखाना का प्रयोग किया और युद्ध की नीति तुलगमा नीति अपनाई थी। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के प्रसिद्ध तोपची थे। बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में हुई थी। अकबर ने बाबर का मकबरा आगरा से काबुल स्थानांतरित करवाया था। बाबर के अलावा जहांगीर, बहादुर शाह जफ़र ऐसे मुगल शासक थे जिनके मकबरे जो हैं वो भारत से बाहर बने हुए हैं। अब बात करते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर के बारे में भी बात कर लेते हैं। मुगल काल से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। उसने नूरदीन की उपाधि धारण की थी। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव को शहजादे खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी लगवा दी थी। जहांगीर का विवाह जो था वो 1611 में शेरशाह अफगान की विधवा मेहरुनिसा से हुआ था और जो बाद में नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला जो थी वो चरमोत्कर्ष पर थी।
और उसने राज्य की जनता को न्याय दिलाने हेतु न्याय की प्रतीक यानी कि सोने की जंजीर को अपने महल के बाहर लगवाया था। और जहांगीर ने फ़ारसी में अपनी आत्मकथा तथा कथा जो थी वो तुझ के जहांगीरी की रचना की थी। और जहांगीर के मकबरे का जो निर्माण था वे नूरजहाँ ने लाहौर के निकट शाहदरा नामक स्थान पर करवाया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। मराठा प्रमुख संभाजी को किसके शासनकाल के दौरान फांसी दी गई थी? द मराठा चीफ संभाजी वाज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ। तो मराठा प्रमुख संभाजी को किसके शासनकाल के दौरान फांसी दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, औरंगजेब जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो मराठा प्रमुख संभाजी को औरंगजेब के शासनकाल के दौरान फांसी जो थी वो दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं संभाजी के बारे में। तो शिवाजी की मृत्यु के बाद उसके दो पुत्र संभाजी और राजा राम के मध्य उत्तराधिकार का जो विवाद था वे खड़ा हो गया था। संभाजी 20 जुलाई 1680 को सिंहासन पर बैठा था। शिवाजी के बारे में बात करते हैं। शिवाजी का जो जन्म था 1627 ईस्वी को पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उसके पिताजी का नाम शाहजी भोंसले था और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था वे उनकी माता जीजाबाई और उनके संरक्षक दादा कोंडदेव का पड़ा था। शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वे गुरु समर्थ रामदास थे, ये आपने याद रखना है। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह को शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा था। राजा जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने पर विवश कर दिया था। शिवाजी को 1666 में उसके पुत्र संभाजी के साथ आगरा में नज़रबंद भी किया गया, परंतु वे वहां से भाग निकले थे। और 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ के दुर्ग में महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि जो थी वो ग्रहण की थी। और शिवाजी की मृत्यु जो थी वो 1680 में हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। गांधार शैलियों की मूर्तियों पर इनका प्रतिबिंब बना होता है। द स्कल्पचर्स ऑफ द गांधार स्कूल रिफ्लेक्टेड द इन्फ्लुएंस ऑफ द। तो गांधार शैली की मूर्तियों पर किनका प्रभाव जो है वो प्रतिबंधित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर है यूनानी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ग्रीक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद का जो निर्माण था वे किसने करवाया था? जामा मस्जिद इन दिल्ली वाज बिल्ट बाय। तो दिल्ली में जामा मस्जिद का जो निर्माण था वे किसने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, शाहजहाँ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शाहजहाँ ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। शाहजहाँ के बारे में थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो शाहजहाँ जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई का पुत्र था। उसके बचपन का नाम खुर्रम था। तो शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। मयूर सिंहासन का जो निर्माण था वे शाहजहाँ ने करवाया था। इसका विवाह नूरजहाँ के भाई आशिफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ जो मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। शाहजहाँ ने दिल्ली के निकट शाहजहाँबाद नगर की स्थापना की और आगरा से राजधानी इस स्थान पर परिवर्तित की थी। इसी में उसने सुरक्षा दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे लाल किला के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं शाहजहाँ ने, ये आपने याद रखना है, नोट डाउन कर लेना है। शाहजहाँ ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया आगरा में, और दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली में जामा मस्जिद का जो निर्माण था वो शाहजहाँ ने करवाया था, जबकि दिल्ली के जो लाल किले में मोती मस्जिद है उसका जो निर्माण है वह औरंगज़ेब ने करवाया था। तो आगरा की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का जो निर्माण था वह औरंगज़ेब ने करवाया था। ये भी आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था? द फेमस पोएट इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वाज। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि जो था वे कौन था? क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, अमीर खुसरो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जो था अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में विजय पताका फहराई थी। अलाउद्दीन के दक्षिण भारतीय अभियान का नेतृत्व जो था उसके सेनापति मलिक काफूर ने किया था। 1000 दिनारी मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने गुजरात से 1000 दिनार में ख़रीदा था। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाज़ा
हौज खास, सीरी फोर्ट, जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया तथा अपनी राजधानी सीरी को बनाया। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो प्रथम शासक था जिसने पहली बार स्थायी सेना गठित की और सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की थी। पहली बार घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन ने बाज़ार में सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम निर्धारित कर दिए थे। उसके दरबार में अमीर खुसरो व हसन दहलवी जैसे कवि थे। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया और वीणा को संशोधित किया और अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत की यात्रा करने वाला प्रथम विद्वान निम्न में से कौन था? हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स वाज द फर्स्ट टू विजिट इंडिया? तो भारत की यात्रा करने वाला जो प्रथम विद्वान था वे निम्न में से कौन था? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी है, फाहियान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि पुष्यभूति वंश का जो शासन था वे कहाँ पर था? पुष्यभूति डायनेस्टी रूल्ड ओवर। तो पुष्यवती वंश का जो शासन था वे कहाँ पर था? क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, थानेश्वर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, थानेश्वर। पुष्यभूति वंश का जो शासन था वे कहाँ पर था? वे थानेश्वर था। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं पुष्यभूति वंश के बारे में। तो पुष्यभूति वंश जो था इसकी जो स्थापना थी वो हर्षवर्धन ने की थी। राजधानी थानेश्वर से हर्षवर्धन ने इसे कन्नौज स्थानांतरित किया था। हर्ष के नाटक नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का थी। हर्ष के दरबारी वाण भट्ट ने हर्ष चरित और कादम्बरी की रचना की थी। चीनी यात्री हेन सांग ने हर्ष के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। पुलकेशियन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन के नर्मदा तट पर चालुक्य शासक से पराजित होने का उल्लेख मिलता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, डिटेल में डिस्कस किए, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस और टॉपिक जो होंगे इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको आने वाले एग्ज़ाम में HPJBT कमीशन, SI कंडक्टर, JYT पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।